नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बीएमसी में एक तरफ बीजेपी की जीत का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ ठाकरे बंधुओं का तो बैंड ही बजा दिया वहां की जनता ने। देखिए, ये लोकसभा चुनाव में जरूर इन लोगों को थोड़ी सी कामयाबी मिली थी, और वो भी मुझे लगता है कि एक रणनीतिक त्रुटि हुई थी, जिसकी वजह से ये कामयाब हो गए थे लोगों को उकसाने, भड़काने और लामबंद करने में। वरना महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़ा रहा है। 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को दिया। अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उनमें भी लगभग वही नतीजा रिपीट हुआ जो विधानसभा चुनाव में हुआ। और अब नगर निगम के चुनाव हुए, 29 नगर निगम के चुनाव थे, जिनमें से 23 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के मेयर बनने जा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा संदेश महाराष्ट्र से ये है कि हम विकास के साथ खड़े हैं, किसी तरह की भावनाओं में बहने वाले नहीं हैं। ये जो भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देंगे, इस तरह के जो ये छलावे, और हर चुनाव से पहले ये जो गेम, डर्टी गेम खेला जाता है, जनता ने कहा कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया भाई। सेकंड थिंग, अंजू जी, आपको क्या लगता है ये दोनों भाई 20 साल बाद क्यों एक दूसरे के गले मिलते हुए दिखाई दिए हैं? सर, मजबूरी कोई कोई खून जोर मार रहा है कि ठाकरे परिवार का खून है? ऐसा नहीं है। फिर ये 20 साल तक खून ने जोर क्यों नहीं मारा? क्यों एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे? और अब क्यों साथ साथ गलबैया करके जगह जगह सभाओं में भी जा रहे हैं? मुंबा देवी मंदिर पर भी मत्था टेकने के लिए गए। क्यों गए? क्योंकि बीएमसी का जो बजट है वो करीब 75,000 करोड़ का है। एशिया में और किसी नगर निगम का, किसी देश में 75,000 करोड़ का, दिल्ली का ही 17,000 करोड़ का है बस। हमारे 7-8 राज्य ऐसे हैं देश के जिनका बजट जो है वो 75,000 करोड़ से कम है। तो ये जो 75,000 करोड़ है, निगाह दोनों भाइयों की इस पर थी, जनता की सेवा करने पर नहीं थी। इसलिए साथ आए थे, और इसलिए भी साथ आए थे कि सब कुछ तो लुटा बैठे हैं, बचा क्या है पल्ले में? विधानसभा चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में जो गत की है लोगों ने, इनकी पानी नहीं मांग पा रहे हैं, दिन का चैन रात की नींद हराम। राज ठाकरे जो पता नहीं किस किस की लुंगी और पुंगी की बात करते हैं और रसमलाई बताते हैं अन्ना मलाई को, जिनकी जबान पर कंट्रोल नहीं है, जो कहते हैं कि कान के नीचे लगाएंगे, कभी कहते हैं कि टांग तोड़ देंगे। अगर इन बिगड़ैल बोलों और जो ये कैमरों के सामने चर्चाओं को परवान चढ़ा करके और एक अलग तरह के वोट बैंक को जुगाड़ करके जीतने की राह पर जाना चाहते हैं, अगर इतने ही लोकप्रिय थे तो माहिम से अपने बेटे को क्यों नहीं जिता पाए थे विधानसभा चुनाव में? वो क्यों हार गया था? तो इनको बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो चुका था कि गाड़ी गई, जमीन पैरों के नीचे से गई, और इरिलीवेंट हो जाएंगे पूरी तरह से, लोग भूल जाएंगे। और लोगों की कोई गलती नहीं है, लोग इनके साथ थे। 2019 में लोगों ने जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े, लोकसभा चुनाव में भी भरपूर
प्यार, भरपूर समर्थन, भरपूर सीटें दी थी। विधानसभा चुनाव में भी 163 सीटें बीजेपी और शिवसेना को दी थी। जनता की आंखों में धूल किसने झोंकने का काम किया? जो जनादेश था उसकी पीठ में छुरा किसने घोंपा? जनादेश तो ये था कि आप दोनों मिलकर के सरकार बनाइए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाइए। विश्वासघात किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया। किसके साथ मिलकर के किया? कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के किया, और खुद मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गए। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस के साथ विश्वासघात नहीं था अंजू जी, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात था, जो निरंतरता में इनकी सरकार बनवाना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की, और 44 सीटें कांग्रेस को देकर के, 54 सीटें शरद पवार को देकर के उन्होंने कहा था कि आप विपक्ष में बैठिए, आप सत्ता में आने के लायक अभी नहीं हैं। तो जनता ने जिन पर भरोसा नहीं किया था उनके साथ मिलकर के आपने सरकार बनाई। जनता इन चीजों को कभी भूलती नहीं है। उसने ब्याज समेत सारा चुकता कर दिया। विधानसभा चुनाव में भी, लोकल बॉडीज के चुनाव में भी, नगर निगम में भी हैट्रिक लगाई है एक तरीके से जनता ने, इनको सबक सिखाने के लिए। जी सर, इनको तो सबक मिल गया। मुंबई वालों ने राज ठाकरे की भी लुंगी उठाकर पुंगी बजा दी है। उनको समझ में आ गया रसमलाई क्या होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है सर कि अब तो रोना धोना भी शुरू हो गया ना। फडणवीस ने जिस तरह की जीत हासिल की, उसके बाद अब संजय राउत को देखिए कि इंक खराब थी जो हाथ में लगाई जा रही थी, मिटाकर उससे दोबारा वोट डाला गया, हजारों लोगों का वोट हटाया गया। ऊपर से इमरान मसूद कांग्रेस वाले वो भी कह रहे हैं, इंक के बारे में तो शिकायत राहुल गांधी ने भी की थी। सर, राहुल गांधी कहाँ होंगे? पीपीटी बना रहे होंगे नहीं कि वोट चोरी कैसे हुई इस चुनाव में, ये तैयारी कर रहे होंगे इस वक्त। इनको उंगली से गायब होती स्याही तो दिखाई दे रही है, ये जो पार्टी गायब हो रही है ये दिखाई नहीं दे रही है। और पार्टी गायब क्यों हो रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आज अखिलेश यादव का एक बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं वो, अरे वाह, कि जितनी अच्छी रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, ये जो नतीजा है ये उसका परिणाम है। तो अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दिन रात मेहनत करती है, और हर लेवल का उनका पदाधिकारी अपने आप को झोंकता है, जनता तक पहुंचने की कोशिश करता है, जन विश्वास जीतने की कोशिश करता है। लेकिन पूरे नगर निगम के चुनाव के दौरान राहुल गांधी कहाँ थे? वियतनाम। संजय राउत कहाँ थे? गए क्या पब्लिक के बीच में? सिवाय इसके कि रोजाना आप मीडिया के कैमरों पर आकर के बकैती करें, आपने किया क्या है? अब तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाच पाएगी। तो हर बार आप कितनी बार इन चीजों को दोहराएंगे और जनता की नजरों से गिरेंगे? जनता ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2 राज्यों ने इस देश को एक तरीके से बचाने का काम किया है अंजू जी, एक हरियाणा और दूसरा महाराष्ट्र। किस तरीके से? जब अक्टूबर 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के साथ में, अगर निरंतरता में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को वहां से जनादेश ना मिलता और बीजेपी की सरकार ना बन के वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होता दिल्ली में। ये जो पंजाब के उत्पाती हैं, जो जरा से सिक्के खनकते हैं और उसकी धुन पर नाचना शुरू कर देते हैं, हरियाणा में उनको रोकने वाला कोई नहीं होता अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती। और ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, राहुल गांधी, ये मिलकर के दिल्ली वालों की नाक में दम कर देते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलने देते। यहाँ रोजाना जमघट लगते, कभी जंतर मंतर पर, कभी रामलीला मैदान में, कभी सड़कों पर, जैसे वो 13 महीने का आंदोलन चला था, रोज दिल्ली में तमाशा होता। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर सरकार थी, लोकसभा चुनाव से पहले शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर इन्होंने क्या उत्पात मचाया था, याद है? ये तो बीजेपी की सरकार होते हुए इन्होंने ये किया था। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती, बीजेपी की सरकार चली जाती,
तो उसके बाद तो ये नरक करके रख देते दिल्ली का। और यहाँ पर जो इकोसिस्टम बैठा हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है, वो तो ऐसे उत्पातियों के आने का इंतजार करते हैं, पलक पावड़े बिछा करके उनकी कवरेज करते हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल बनता भारत के बारे में, और अगर पुलिस और सरकार थोड़ी सख्ती कर देती और कुछ हो जाता, तो उसके बाद यहाँ बांग्लादेश जैसा और नेपाल जैसा तांडव देखने को मिलता, जिसको जेनजी कह करके ये रोज तमाशा करते हैं मीडिया में। उस जेनजी के नाम पर जो अराजक तत्व हैं वो हर जगह रहते हैं। अभी तो वो बिलों में छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तशरीफ जो है वो गर्म कर दी जाएगी। तो एक तो हरियाणा ने बहुत बड़ा काम किया है जी। हरियाणा ने बहुत समझदारी से भारतीय जनता पार्टी को ला करके उन उत्पातियों को वहीं रोका है, उनके दिल्ली तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए हैं। और दूसरा काम महाराष्ट्र ने किया है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के यहाँ पर कार्यालय हैं, बहुत सारों के तो मुख्यालय हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम वह गतिविधियां, उद्योगपति, अरबपतियों की मतलब लंबी फहरिस्त है जो मुंबई में रहते हैं। पूरा बॉलीवुड, नामचीन सितारे, और बहुत बड़ा रेवेन्यू इनकम टैक्स के रूप में मुंबई देती है भारत को। तो जो बात आप कह रहे थे शो शुरू होने से पहले कि इनके आर्थिक नाल तो कट गई, क्योंकि मुंबई नगर निगम बीएमसी, जिसका बजट ही 74-75 हजार करोड़ का है, वहां कितने ठेके छोड़े जाते हैं, कितने खेल होते हैं, कैसे कैसे पूजा पे चढ़ते हैं। इवन जो स्टैंडिंग कमेटियां बनती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वही सुनवाई के समय उसके सदस्य ही क्या वारे के न्यारे करते हैं, तो फिर जो मालिक होगा मेयर का, उसका तो हाल ही क्या होगा। ये तो खोखो में बात करते थे कि कितने खोखे पहुंचे और कितने खोखे लिए गए। तो ये क्या गत करके रखते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मुंबई नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मेयर बनने जा रहा है। ऐतिहासिक क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और मुझे लगता है देश के लिए भी, क्योंकि जिस मुंबई को लेकर के ये लोग अफवाहें उड़ाते हैं हर चुनाव से पहले, मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, अलग करने की साजिश हो रही है। और मराठी और गैर मराठी का विवाद खड़ा करते हैं, रसमलाई बता करके लुंगी और पुंगी की बात करते हैं, कनपटी के नीचे रख देंगे, टांगे तोड़ देंगे, ऐसी भाषा का यूज करते हैं। पब्लिक ने बताया है कि भाई बहुत हो गया, गुंडागर्दी से अब आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। डरा तो सकते हैं कुछ समय के लिए, आप उसका वोट नहीं ले सकते। तो इसके बहुत बड़े संदेश जाएंगे। महाराष्ट्र इनके हाथों में नहीं गया, मुंबई इनके हाथों में नहीं गई। महाराष्ट्र की 29 में से 23 नगर निगम इनके हाथों में नहीं गई। ये बहुत बड़ा उपकार है महाराष्ट्र की जनता का और बड़े शहरों की जनता का, जिन्होंने बहुत समझदारी से इस बार जो है वो पार्टी को और मेयर को चुना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। 25 साल तक शिवसेना ने, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, उसमें तो किस तरह से ये लोग बीएमसी का इस्तेमाल करते थे वो हम सबने देखा। कितने भ्रष्टाचार के मामले आए सर, वो सब हमने देखा। लेकिन ये सच कह रहे हैं आप कि देवा भाऊ की जो रणनीति है चुनाव लड़ने की, उसमें तो 4 चांद लग गए। लेकिन सर, ये जो महायुति के अंदर अजीत दादा है, अजीत पवार है, जिन्होंने पुणे में अपने चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उनकी तो बड़ी दुर्गति हो गई वहां पर। देखिए, बात यह है कि एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग बनी थी भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में, और रणनीति ये थी, अघोषित रणनीति थी, जिसको हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ठाणे एकनाथ शिंदे के हवाले, पिंपरी चिंचवड़ पुणे, चलो वहां आप दोनों चाचा भतीजे मिल करके लड़ लो, और मुंबई बीएमसी ये बीजेपी के पास रहेगी। मोटे तौर पर ये एक मोटी सहमति इसकी। अच्छा, इस रणनीति के पीछे अब दर्शक पूछेंगे भैया इस रणनीति के पीछे क्या दांव था?
तो दांव ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने, ये नहीं है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को इन दोनों के हवाले कर दिया, यानी शरद पवार और अजित पवार के हवाले कर दिया, बल्कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी और जीती। लेकिन चाचा भतीजे ने पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में कांग्रेस का ऑप्शन खत्म कर दिया, संभावना खत्म कर दी। यानी पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी है तो विपक्ष वहां कांग्रेस नहीं, चाचा भतीजे हैं। तो लड़ कौन किससे रहा है? चित में मेरी पट में। हाँ, वहां विपक्ष खत्म कर दिया, विपक्ष का ऑप्शन खत्म कर दिया। तो ये बहुत एक चालाकी भरा कदम होता है जब आप चुनाव लड़ते हैं कि आप मोहरों को चल कैसे रहे हैं, और जो वास्तव में वहां विपक्ष हो सकता था उसको वहां विपक्ष की जमीन के लायक भी नहीं छोड़ा, इरिलेवेंट कर दिया पूरी तरीके से। केवल लातूर और चंद्रपुर में कांग्रेस पार्टी टिकी हुई दिखाई दे रही है, बाकी जगहों से कांग्रेस का सफाया हो गया। इवन मुंबई, जहां कभी उसका मेयर हुआ करता था 67 तक, वहां से कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। शायद 13-14 सीटें मुश्किल से कांग्रेस को मिल पा रही हैं। और हाँ, ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए, और वो लास्ट के 2 दिन अगर छोड़ दे, जब मुम्बा देवी मंदिर गए, तो वो अपनी उसी दिशा पर टिके रहे जो दिशा उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ पकड़ी थी, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की। उसका उनको फायदा इस चुनाव में इतना मिला कि जो पूरी तरीके से सफाई की उम्मीद कर रहे थे कि ये खत्म हो जाएंगे और 40 से नीचे सीटों पर आ जाएंगे, वो 70 के आसपास दिखाई दे रहे हैं मुसलमानों की वजह से। लेकिन ये बीजेपी को बड़ा सूट करता है कि तुम वहीं रहो, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं से माफी मांगते रहो और अमन की आशा बनाए रखो। यहां जो मुंबई में और महाराष्ट्र में आगे की पॉलिटिक्स होगी वो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है अंजू जी। बीजेपी हिंदुत्व का, सनातनियों का नरम चेहरा है, एक बैलेंसिंग पावर है। एकनाथ शिंदे गरम चेहरा है। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी ने ओवरऑल महाराष्ट्र में, केवल मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल महाराष्ट्र में जहां जहां बाला साहब ठाकरे का समर्थक वोटर था, उसको एक तरीके से अपने साथ कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। तो महाराष्ट्र में उद्धव सेना का आधार खत्म, बेस खत्म। और यही तो भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर के रणनीति थी 2019 की घटना के बाद, कि इनको किसी लायक मत छोड़ो। तो वहीं उसी बिंदु पर आकर के ला खड़ा किया है उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने, और उसी बिंदु पर लाकर के खड़ा कर दिया है शरद पवार को भी। शरद पवार भी अब लोगों, उनके अपने समर्थकों की नजर में भी और कांग्रेस की नजर में भी एक संदिग्ध फिगर बनकर के खड़े हो गए हैं। और 2019 में जो खेल हुआ था वो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार की मिलीभगत से ही हुआ था। यानी कॉन्स्पिरेसी जो रची गई थी उसमें अहम भूमिका 10 जनपद और मातोश्री के बीच में पुल का काम जो है वो शरद पवार ने किया था। तो दोनों को वहां पहुंचा दिया है जहां बीजेपी ने पहुंचाने का प्लान बनाया था। पर सर, जैसे आप बता रहे हैं ना कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मुस्लिम वोट ज्यादा मिला है मुंबई में, तो ये तो वो जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन हुआ करता था जो टूट फूट गया, उसमें कांग्रेस और शरद पवार के वोट बैंक में तो सेंधमारी कर दी ना उद्धव ठाकरे और उनके भाई ने। तो अब तो बड़ा ही दिलचस्प समीकरण वहां पर उभरेगा अगले जब भी चुनाव होंगे। यहां भी हमें थोड़ा सा समझदारी से सोचना चाहिए। ये जो मुस्लिम वोटर है ये किसी का सगा नहीं है, ये किसी के साथ परमानेंट नहीं रहता। आप बहरामपुर पश्चिम बंगाल चलिए जरा 2 मिनट के लिए। जब तक यूसुफ पठान को मैडम ममता बनर्जी नहीं लाई थी गुजरात से,
तब तक तो अधीर रंजन चौधरी मजे में जीत रहे थे ना वहां से। बिल्कुल। जैसे ही यूसुफ पठान यानी मुस्लिम कैंडिडेट लाई टीएमसी, वैसे ही वो अधीर रंजन चौधरी को धक्का मार के यूसुफ पठान के साथ चले गए। तो अगर उद्धव ठाकरे को ये गलतफहमी है कि उन्होंने कांग्रेस का और एनसीपी का मुस्लिम वोटर छीन लिया है, इस बार ओवैसी को भी सबक सिखाया है मुसलमानों ने महाराष्ट्र के। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ चले गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी को चारों खाने चित किया है। इवन संभाजी नगर में भी, जहां पर उनका वो जलील सांसद हुआ करता था, तो वहां पर भी, हाँ, तो वहां पर भी उन्होंने इनको ज्यादा वोट नहीं किया है, टैक्टफुली वोट किया है। वो हमेशा टैक्टफुली ही वोटिंग करते हैं साहब। तो उद्धव ठाकरे को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आज इनके साथ होंगे, जरूरी नहीं है अगले चुनाव में इनके साथ खड़े हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये जो पर्टिकुलर मुस्लिम वोट बैंक है ना, ये उन्हीं को वोट करता है जो बीजेपी को टारगेट करता है, जो मोदी को निकालते हैं, जो अमित शाह को गालियां निकालते हैं, उन्हीं के साथ जाता है मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन सर, अब इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 राज्यों में किस तरह के समीकरण आपको दिखते हैं? क्या यहाँ से बाकी राज्यों के वोटिंग जो होनी है उसके लिए कोई टोन सेट हो गई विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो भी नतीजे आते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उनका आने वाले चुनाव पर किसी ना किसी रूप में असर होता है। कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। आपको क्या लगता है, पहलगाम में जो 26 हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो भारतीय सेनाओं ने पराक्रम दिखाते हुए वहां पर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और 11 एयरबेस को उड़ाया, उनके रडार वगैरह जो वो है ध्वस्त किए, उसका कोई असर नहीं हो रहा है क्या भारतीय मतदाताओं पर? या बांग्लादेश में जिस तरीके की क्रूरता हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ता है क्या लोगों के जनमानस पर? जितना बांग्लादेश सुलग रहा है, जितना वहां आग लगाई जा रही है लोगों के घरों में, जितना वहां हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है, उतनी ममता बनर्जी की नींद उचटी हुई है। रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सबसे करीब है और पश्चिम बंगाल के हिंदू यूनाइट हो रहे हैं उन घटनाओं को देख करके, क्योंकि मुर्शिदाबाद सुलग चुका है। वहां से 100 हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर हो कर दिया गया था जब ये वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा था। 100 घरों को आग लगाई गई थी मुर्शिदाबाद में। तो पड़ोसी मालदा में जाकर के एक सरकारी स्कूल में उनको शरण लेनी पड़ी थी, 1.5-2 महीना वहां रहे थे। इसी तरह से मैं तो कहता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं होती हैं, वेनेजुएला में जो हो रहा है, आए दिन जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत बातें करते हैं, इन सब चीजों का भी लोगों के मानस पटल पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब वोटिंग का समय आता है तो उनको लगता है कि हम किनके हाथों में सुरक्षित हैं। वरना एक बात बताइए कि जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जो अस्थिर करना चाहती हैं, और हमारे यहाँ तो एक ऐसे उनको कठपुतली मिले हुए हैं जो लगातार विदेशों के दौरे पर ही रहते हैं और जो दियासलाई जलाने की बात करते हैं, केरोसिन छिड़के होने की बात करते हैं, जो आर्थिक सुनामी बताते हैं, लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। एक ऐसा शख्स मिला हुआ है और जो जैन जी की बात करता है। तो ये सारी ताकतें हैं जिन्होंने आपके पड़ोस में नेपाल में तख्ता पलट किया है, बांग्लादेश में किया है, श्रीलंका में आग लगाई है, पाकिस्तान में इमरान खान पिछले 2-2.5 साल से जेल में ही पड़े हुए हैं, ये फिलीपींस में कर चुके, ये इंडोनेशिया में कर चुके, ये म्यांमार में आंग सान सूची को जेल में डलवा चुके। इन्होंने, इन ताकतों ने कहां कहां क्या क्या नहीं किया है। तो जनता, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, जनता इन सारी घटनाओं को देखती है, समझती है और फिर विवेक के साथ फैसला करती है कि हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है।
इन सब तमाम चुनौतियों के बावजूद और साजिशों के बावजूद देश को तेज आर्थिक प्रगति की पटरी पर कौन डाले हुए है और कौन इन ताकतों की साजिशों को विफल कर रहा है, उसको मजबूत करो। बिल्कुल सर, तो इन ये सब चीज़ों सारे जितने घटनाक्रम होते हैं, इन सब का फर्क पड़ता है। तो महाराष्ट्र में जो 3 स्तरीय चुनाव हुए हैं, विधानसभा, लोकल बॉडीज के और नगर निगम के। अंजू जी, तिरुवनंतपुरम केरल में अगर मेयर बन सकता है बीजेपी का, तो आप अंदाजा लगाइए कि चीजों का प्रभाव कहां-कहां तक जा रहा है। तो बंगाल में भी दिखाई देगा। बिल्कुल सर, मुर्शिदाबाद का आपने ज़िक्र किया, मुर्शिदाबाद में वो हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहा है, वो नौटंकी भी तो देखिए ना किस तरह की है, हिंदुओं को डराने धमकाने की। लेकिन जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो हिंदू एकजुट होगा ही होगा। और ममता को राहें मुश्किल नजर आ रही है, इसीलिए दनदनाती हुई घुस गई थी वो ईडी के छापों के दौरान। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी क्यों कर रही है? इसीलिए तो कर रही है क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है ममता बनर्जी की। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि पहली बार घिरी हुई है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 3-4 बार उन्होंने कहा कि ये होने नहीं दूंगी, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि सीएए कानून लागू नहीं होने दूंगी, हो गया। फिर कहा कि वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, हो गया। फिर कहा कि एसआईआर नहीं होने दूंगी, हो गया। रोका क्या? रोक पाई क्या? और अभी आप देखिएगा, ये हुमायूं कबीर वगैरह और ये बाबरी मस्जिद और ये सब तमाशे बस मई तक है। मई के बाद देखेंगे कहाँ हुमायूं कबीर और कहाँ बाबरी मस्जिद। बिल्कुल सर, बीएमसी में जो और महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है, उससे बहुत से लोगों की नींद उड़ गई है और उनमें ममता बनर्जी सबसे पहले नंबर पर है क्योंकि बहुत जल्द वहीं पर चुनाव होने विधानसभा के। आपने सर समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।